नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मुझे लेक्चर नहीं कहना चाहिए, बेसिकली एक इंटरैक्शन, एक डिस्कशन जो कि आप लोगों के साथ कॉन्टिन्यूड है। तो चलिए डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट की अगली कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से क्लासिकल थ्योरी फेल होनी शुरू हो गई इन फ्यू एस्पेक्ट्स और क्वांटम को पिक्चर में आना पड़ा, और एक ड्रास्टिक चेंज जो था वो डी ब्रॉयस कॉन्सेप्ट के साथ अपीयर होके आया। और हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं दोज हैव अ वेव एसोसिएटेड विद देम, और इस चीज़ की एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन जो थी वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय डेविसन एंड जर्मर, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया गया बाय जी.पी. थॉमसन, जिसको जी.पी. थॉमसन एक्सपेरिमेंट ही कहा जाता है, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जैसे डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को डिस्कस किया, इन द एग्जैक्टली सेम मैनर थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन की ही वेव नेचर को डिस्कस किया। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेलोसिटी v through the gold foil was exactly similar to obtain from X-rays, and by taking the formula lambda is equal to h by mv, if we calculate the wavelength of X-rays, exactly same wavelength आ गई electrons की, and this was done by G.P. Thomson। तो बड़ा सिंपल सा उनका एक्सपेरिमेंट था, exactly same। उन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब कंसीडर करी, यहाँ पर एक फिलामेंट लिया, इस फिलामेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एमर्ज करवाया। आपको पता है कैथोड एनोड रहते हैं, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमर्ज होके निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने पास करवाया दो स्लिट से, बिल्कुल जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, एग्जैक्टली सेम। वहाँ पर भी स्लिट रहती है, उस स्लिट से हम कॉलिमेशन करते हैं, हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट करते हैं, एग्जैक्टली सेम। इन्होंने यहाँ पे दो स्लिट्स ली, उन दो स्लिट्स को फिर से एक ग्रिड में से पास करवाया गया, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ फोटोग्राफिक प्लेट। यहाँ पर आकर डिफ्रैक्शन हो गई, यहाँ उनको क्या मिल गया, पैटर्न मिल गया। अब था क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन्स वर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिलामेंट F, right, and accelerated by giving a high positive potential of the order of 50,000 volts to the anode A, and whole apparatus is kept evacuated। सारे के सारे apparatus को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा गया ताकि एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड ना करवा पाएं और उनकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज ना हो पाए। एंड इलेक्ट्रॉन बीम passes through pine hole in a metal। Suppose this is metal and this is anode, which is used to accelerate these electrons, and this is filament F, and a foil G of thickness 10 raised to power minus 8 meters। दिस वन यहाँ से ग्रिड से होने के बाद यहाँ पर फॉयल के ऊपर मैं कहूँ कि दिस इज फॉयल, जहाँ के ऊपर जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फॉल होके अलग अलग डिफ्रैक्शन, ये छोटी सी एक फॉयल कंसीडर की हुई है, जहाँ से डिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉल हो जाएंगे। सो आई में से, और इसकी जो थिकनेस रही दैट वाज 10 रेज टू पावर माइनस 8 मीटर्स, बहुत पतली फॉयल जो थी वो कंसीडर की गई। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे दो सफर डिफ्रैक्शन एंड आर एक्सेलरेटेड इन वेरियस डायरेक्शंस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, वी कैन ऑब्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था एक रिंग्स की फॉर्म में आया। द डिफ्रैक्शन पैटर्न वाज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स एंड एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर एज वी ऑब्टेन डिफ्रैक्शन थ्रू अ स्मॉल सर्कुलर होल। जैसे ऑप्टिक्स के अंदर स्मॉल सर्कुलर होल से आपको रिंग्स मिल जाती हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में, ब्राइट एंड डार्क रिंग्स मिल जाती हैं, मैक्सिमाज मिनिमाज मिल जाते हैं, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी सर्कुलर पैटर्न ऑब्टेन हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब इस गोल्ड फॉयल के ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन्स फॉल होंगे, यहाँ से जब बेंडिंग होगी इसके ऊपर जब आकर फॉल होंगे, तो देयर वाज पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि एक्स रेज जनरेट हो जाती हैं जब आप हाई एटॉमिक नंबर वाले किसी टारगेट के ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवा दें। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एनोड ने उनको एक्सेलरेट किया, बड़े फास्ट हो गए, बड़ी तेजी से भागने लगेंगे वो। ऐसे तेज भागते भागते बेचारे जब गोल्ड के ऊपर जाकर फॉल होंगे, विच इज हैवी एलिमेंट, बड़ा हाई एटॉमिक नंबर आपको पता है गोल्ड का होता है,
और हाई एटॉमिक नंबर वाले अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया जाएगा तो वहां से एक्स रेज रिलीज हो सकती हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें यहाँ पर मिला मैक्सिमाज मिनिमाज का वो एक्स रेज का हो, इलेक्ट्रॉन्स का ना हो, क्योंकि जीपी थॉमसन को बड़ी सारी हर्डल्स भी फेस करनी पड़ी। उनके अगेंस्ट लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये डिफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न उन एक्स रेज का है जो एक्स रेज इलेक्ट्रॉन्स ने गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल होकर emerge कर दी, जनरेट करवा दी। Now to rule out the possibility that cathode ray beam may emerge, may produce X-rays, and by striking the electrons on gold foil, these X-rays produce diffraction pattern. To rule out this possibility, the experiment was repeated by applying a magnetic field. ध्यान से सुनिए कि जब जीपी थॉमसन को ऐसी ऑपोजिशंस मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने उन सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कार्ड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। And he found that diffraction pattern moved exactly to one side because of the effect of magnetic field, showing that diffraction pattern was due to charged particles. Those are nothing but electrons here. तो क्या था कि होल ऑफ द फिल्म जो थी वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स आए सबकी सेम वेलोसिटी थी। सो ऑन रिमूविंग द फिल्म ओनली सेंट्रल स्पॉट वाज ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट विदाउट एनी डिफ्रैक्शन पैटर्न। Further explanations showed that not only electrons but protons, neutrons, other molecules may also produce such type of diffraction pattern. तो देखिए क्या बात है कि अभी जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लगा के जीपी थॉमसन ने उन हर्डल्स को रिमूव करने की कोशिश की। तो क्या उन्होंने किया, जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की, हमें पता है कि अब जो एक्सरेज हैं वो तो फोटोन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्शन मिलेगी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड मैं कहूँ कि वो भूतिया फोर्स है जो सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पे लगती है और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे लगती है, रेस्ट वालों पे नहीं लगती। तो देखिए अब चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, उनको डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, तो उनका जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो एक साइड शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स कि जो वो पैटर्न आया था दैट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ एक्सरेज, क्योंकि अगर वो एक्सरेज का पैटर्न होता तो वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से सेपरेट नहीं होता, एक साइड मैं कहूँ कि शिफ्ट नहीं होना था, उसने जिस डायरेक्शन में वो पहले बन रहा था, जिस लोकेशन पे वो पहले बन रहा था वहीं पे उसको बनना चाहिए था। अब जो गोल्ड फॉयल जो है दैट इज अ पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म and in such a film there are some crystals or which there are some planes which are a correct position or correct angle to give Bragg's diffraction. Bragg's diffraction law आप लोगों ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मेरा एक लेक्चर है X-rays 2 and X-rays 1. X-rays 1 के अंदर मैंने Bragg's law को डिस्कस किया है, आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो वो जो Bragg's law की कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है कि 2d sin theta is equal to n lambda. This d is interplanar spacing, theta glancing angle रहेगा, lambda यहाँ पर wavelength रहेगी कि जो बीम हमने यहाँ पर फॉल करवाई। If angle is very very small तो आपको पता है कि आप sin theta को क्या लिख सकते हैं, approximately equal to theta. So 2d theta is equal to n lambda. ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से अगर मुझे मैं कहूँ कि n lambda हमारे पास यहाँ आ गया, यहाँ से अगर मुझे 2 theta लिखना है so 2 theta आ जाएगा n lambda by d. Let us suppose this is equation number 1. अब इसको ब्रैग लॉ की टर्म में थॉमसन ने कैसे सोचा, उन्होंने कहा कि let us suppose कि मेरे पास कि एक जो एक्सरे बीम है वो आकर सपोज किसी मैं कहूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई ए बी, पॉइंट इन द सेंस कि एक एटम है किसी प्लेन में क्रिस्टल के और यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर इसकी डिफ्रैक्शन हो गई एंड दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट। सपोज दिस इज पॉइंट पी और ये वो सरफेस है जहाँ से हमने डिफ्रैक्शन जो है वो करवाने की कोशिश की। तो देखिए ये इस रे की डायरेक्शन हो गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गई एंड सरफेस मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा और आपको अच्छे से समझ आती है ये बात कि अगर ये रे यहाँ है और यहाँ से अगर मैं और अगर सरफेस कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये इस प्लेन से डिफ्रैक्शन हमने करवाई है, दिस इज द प्लेन एक्स वाई, इसके इस प्लेन के ऊपर कुछ इस तरीके से ए बी रे आई और इस डायरेक्शन में चलेगी, इस एक्स वाई प्लेन से डिफ्रैक्शन हुई। सो दिस वन इज ग्लैंसिंग एंगल, अगर ये थीटा है दिस वन ऑल्सो भी थीटा, ये थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा ग्लैंसिंग एंगल। सो दिस टोटल एंगल विल कम आउट इक्वल टू बी 2 थीटा। अब सपोज इस पॉइंट को मैं बोल देती हूँ r एंड लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस डिस्टेंस इज l।
तो इस ट्राइंगल के अंदर देखिए ओ पी डैश बी, इस ट्राइंगल के अंदर हमें पता है कि r अपॉन एल दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा एंड इफ एंगल इज स्मॉल आप tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं. सो दिस विल बी r अपॉन एल 2 थीटा. यहाँ से 2 थीटा r अपॉन एल है, यहाँ से 2 थीटा एंड लैम्डा अपॉन t है. ये एक्सप्रेशन आ गई. सो नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर 1 and 2, we have got r by l is equal to n lambda by d. यहाँ से लैम्डा आ जाएगा r d अपॉन n l. जब इस फॉर्मूले से वेवलेंथ लैम्डा को कैलकुलेट किया गया, दिस वॉज द फॉर्मूला बाय यूजिंग विच वी कैलकुलेटेड लैम्डा. नॉट वी, हम लोगों ने नहीं किया, थॉमसन ने किया. थॉमसन ने जब इस फॉर्मूले से लैम्डा कैलकुलेट किया और उसको कंपेयर करवाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ आनी थी, और जब उसको कंपेयर करवाया, ऑलरेडी कैलकुलेट डी ब्रॉयज वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम. दोनों एक्सप्रेशंस, दोनों वैल्यूज मैच कर गई, विच प्रूव्ड कि इलेक्ट्रॉन हैज wave characteristics. A moving electron has wave characteristics. तो इस तरीके ने जीपी थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से डेविसन एंड जर्मर के रिजल्ट्स को वेरीफाई किया और डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस ना बना के एक प्रिंसिपल, एक रूल, एक मैं कहूँ कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित कर दिया. तो आगे की जो कहानी है वो हमें डिस्कस करनी है डी ब्रॉयज. तो हमें पता करना है कि जो ये डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम क्वांटम की दुनिया में घुस चुके हैं और जैसे ही क्वांटम की दुनिया की बात करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स की बात करनी शुरू कर देते हैं, एटॉमिक केमिस्ट्री की बात करनी शुरू कर देते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि बोहर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ ना किया जाए, उनकी डिस्कशन ना किया जाए. और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स थ्योरी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स. और ये जो बात अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स. वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के रहे हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा, हिमाचल, कहीं की भी यूनिवर्सिटीज रहें, उनके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कि आप लोगों को सीधा सीधा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जस्टिफाई और वेदर और हाउ विल यू जस्टिफाई दैट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स इज इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स थ्योरी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट. इवन +2 के स्टूडेंट्स को भी डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इट इज मेंट फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट is in accordance with Bohr's concept of stationary orbit. Bohr's concept of stationary orbits. इसको हमें जस्टिफाई करना है, इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इन योर एग्जामिनेशन इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, according to de Broglie's hypothesis we know that a material wave is always possessed, a material particle is always possessed by a wave having wavelength. आप लिखेंगे according to de Broglie concept a moving material particle is always associated with a wave having wavelength lambda is equal to h upon mv. Let us suppose this is equation number 1. डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बोहर्स थ्योरी की. अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी स्टेशनरी ऑर्बिट हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट. मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, कीप इट नोटेड डाउन इन योर नोटबुक्स, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको यही लाइन एग्जामिनेशन में लिखनी है. अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी अ स्टेशनरी ऑर्बिट हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. क्योंकि आपको पता है होता क्या है, आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि हमें पता है ऑर्बिट की ये शेप होती है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है. अगर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है तो वो कुछ इस तरीके से हम वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ ऐसे वो मूवमेंट करता है. अब यहाँ पर अंदर कितनी वेव्स आई हैं, उसकी जो वेवलेंथ है, दिस वन इज वन वेवलेंथ लैम्डा. इसकी जो वेवलेंथ है इसका इंटेग्रल देखिए, 1 वेव 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी वेव्स आएंगी, तो उसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा. मींस ये जो सर्कमफेरेंस है, इफ दिस रेडियस इज r, ये जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई r, दिस विल बी इक्वल टू n लैम्डा. ये है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट
एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी कि जो सर्कमफेरेंस होती है दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां से जो लैम्डा आ जाएगा दिस विल बी 2 पाई r बाय n। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए वेवलेंथ आप चाहे बोहर्स थ्योरी से कैलकुलेट कीजिए, आप चाहे डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट से, मतलब रास्ता चाहे कोई भी हो, डेस्टिनेशन इज सेम। मतलब अगर मेरे पास पार्टिकल सेम है तो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट 2 पाई r बाय m, क्योंकि ये भी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू, तो इनको इक्वेट कर दिया हमने। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 पाई r बाय n इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो यहाँ से देखिए मैं इसको अगर इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये कहता है मैं इधर चला, ये कहता है मैं इधर चला। अब गाना मत गाने लग जाना, इधर चला मैं उधर चला। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, and this is nothing but third postulate of Bohr's theory. Total angular momentum is always equal to nh upon 2 pi. तो देखिए हमने बोहर्स थ्योरी को जब डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करने की कोशिश की तो हमें बोहर्स थ्योरी का ही अगला पॉस्टुलेट मिल गया। इसका मतलब हम ठीक सोच रहे थे। सो आई मे से दिस इज थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट विल हैव constant or I may say conserved angular momentum which will be integral multiple of h upon 2 pi. इसका मतलब क्या है कि जो डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट है दैट इज फुल्ली इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स थ्योरी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, क्योंकि ये कंडीशन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कंडीशन ही है। हमने वहां से उठा के इसको यहाँ पर पहुंच गए हैं हम। इसका मतलब हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट थी दैट हैज बीन प्रूव्ड। इसके अलावा जो आप लोगों को क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब जो मैं क्वेश्चंस कराने लगी हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स, ये ग्रेजुएशन एज वेल एज +2 के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इनमें से एक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब देखिए क्या पूछ लिया जाता है, कई बार आप लोगों को ये कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है and one electron and one proton has same de Broglie wavelength, which one has greater energy। ऐसी चीजें बहुत बार, मतलब जो कंपैरिजन है वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी और +2 के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट प्रॉब्लम, an electron and a proton have same de Broglie wavelength, which one has greater energy? Which one has greater एनर्जी? उल्टा क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि एनर्जी सेम है, आप ये बताइए कि डी ब्रॉयज वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। हर एक के अंदर मैं ये न्यूमेरिकल एक बार आपको करवा लूँगी प्रॉब्लम, उसके बाद आई विल गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक जिसकी वजह से एक मैं कहूँ कि एक जादुई मंत्र जिससे डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन वाले सारे न्यूमेरिकल सारी प्रॉब्लम्स आप कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, सो यूजिंग डी ब्रॉयज कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वेवलेंथ क्या हो जानी चाहिए? h MEVE ये हो जानी चाहिए। उसके बाद इन केस ऑफ प्रोटॉन डी ब्रॉयज वेवलेंथ शुड बी h अपॉन MP/VP, ये दोनों में इक्वल दे रखी है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट डी ब्रॉयज वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। सो सब्स्टिट्यूटिंग देयर वैल्यूज h अपॉन MEVE इज इक्वल टू h अपॉन MP/VP, इससे ये मर गया। आप इसका इन्वर्स लीजिए, MEVE इज इक्वल टू MP/VP। अब यहां से आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको करना क्या होता है, जो कंडीशन दी गई है, मैं बताने जा रही हूँ जादुई मंत्र कि जो कंडीशन आप लोगों को दी गई है उस कंडीशन को यूज कीजिए। मुझे क्या दिया था कि दोनों की वेवलेंथ इक्वल है, मैंने यूज किया, और हमेशा आपके पास एट द एंड मास एंड वेलोसिटी रह जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से रेशो लेनी है, और वो रेशो ध्यान रखिए किसकी लेनी है, आप वेलोसिटीज की रेशो लीजिए और मास को हमें रखना है। लाइक यहाँ से सपोज मैंने ले लिया, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट यहाँ से VE अपॉन VP, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, MP अपॉन ME। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो मैंने वेलोसिटीज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास निकाल ली और इसको मैं आगे सब्स्टिट्यूट करूंगी। अब मुझे क्या कहा है, विच वन हैज ग्रेटर एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या होनी चाहिए, हाफ MP/VP स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, हाफ MEVE स्क्वायर। अब हमें क्या कहा गया कि किसकी ज्यादा है,
तो आप रेशो ले लीजिए दोनों का। लेट अस सपोज आई हैव टेकन KE/KP, तो हाफ ME VE स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ MP VP स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो देखिए हमारे पास क्या बचा, ME/MP VE स्क्वायर अपॉन VP स्क्वायर। हमेशा आपके पास यही होगा, आपके पास फिर से मास और वेलोसिटी बच जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या कर जाते हैं, वो कई बार MP/ME की ये वैल्यू यहाँ पुट करवा देते हैं, तो आपके पास लास्ट में सिर्फ वेलोसिटी बच जाएगी। बट यू कैन नॉट कंपेयर वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स जब तक आपको दी ना गई हो। बट मासेज मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, सो आई कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन। इसलिए मेरे पास लास्ट एक्सप्रेशन में हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि आपके पास लास्ट एक्सप्रेशन पे मास रहना चाहिए। इसका मतलब यहां से वेलोसिटी की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दीजिए। तो देखिए VE/VP इज व्हाट, MP/ME, सो ME/MP, दिस इज MP/ME, और इसका स्क्वायर, इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, हमारे पास क्या बचा, MP/ME is equal to lambda E by lambda P, and we very well know that mass of proton is greater than mass of electron. That means this ratio is greater than 1, और अगर ये रेशियो greater than 1 है तो डेल्टा E is greater than डेल्टा P, मतलब wavelength of electron is greater than wavelength of proton. In exactly proceeding in the same manner, आप किसी भी न्यूमेरिकल, किसी भी प्रॉब्लम को अगर वो कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए आई है तो आप कर सकते हैं। अब ऐसे में ही एक और ऐसा ट्विस्ट क्या है, तो देखिए उस ट्विस्ट में कई बार यूनिवर्सिटीज या एग्जामिनर्स क्या पूछ लेते हैं, फोटोन डाल देते हैं वो बीच में। अब फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला जो है दैट इज hν। यहाँ स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं, जब उसकी वेवलेंथ निकालनी होती है फिर से यही फॉर्मूला लगा के उलझ जाते हैं कि हमें कैसे करना है। सपोज जैसे मैं अगली प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज विच हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ, अ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन और अ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करना है। बड़ी टू एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के लिए उठाकर लाई हूँ, इसके बाद आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, आप लोगों से पूछा गया है, आपको कंपैरिजन करना है एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन का। विच वन हैज शॉर्टर वेवलेंथ, विच वन हैज शॉर्टर वेवलेंथ, a 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, मैं फिर से कह रही हूँ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए सेम एनर्जी दी गई है, अब आपको वेवलेंथ का कंपैरिजन करना है। तो एनर्जी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। एनर्जी कितनी गिवन है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले मुझे इसे जूल्स में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट्स में लेकर जाना है। सो इट इज 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। तो ये एनर्जी आ गई मेरे पास। अब अगर मुझे फोटोन की एनर्जी दी गई है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hν। सो E इज इक्वल टू hν। हमें चाहिए यहाँ से वेवलेंथ, न्यू को मैं क्या पुट करवा दूंगी, C/λ। सो hc/λ से यहां से मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू hc/E। E हमें गिवन है, अब हमें h 6.623 इंटू 10⁻23, 3 इंटू 10⁸ और एनर्जी है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। और आपके पास मीटर्स में यहाँ से क्या आएगी, वेवलेंथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1240 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स और 1240 एंगस्ट्रॉम्स। ये वेवलेंथ मेरे पास किसकी आ गई है, फोटोन की वेवलेंथ आ गई है। तो मैं इसको मान लीजिए लैम्डा P लिख देती हूँ फोटोन के लिए। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी का फॉर्मूला hν नहीं होता है, भूल से भी ये मत लिख दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। यहाँ से आया हाफ mv², तो यहाँ से देखिए जो v आ जाएगा ये हो जाएगा 2e/m²। मैंने v निकाल लिया। अब मुझे चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m इंटू v, m इंटू √e/m। यहाँ से √m कैंसिल और मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2me√। आप लोगों को पता है, हमने पिछले आर्टिकल में भी इसको किया है। और हमें चाहिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लैम्डा। बाय यूजिंग डी ब्रॉयस कॉन्सेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू h/p।
इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यहाँ से आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻23, सॉरी 23 नहीं, यहाँ से मैं गलत पुट कर गई हूँ। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 होता है जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसको जब सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 1240 इंटू 10⁻10। मैंने सॉल्व करके रखा था इसलिए मिस्टेक छुप गई। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर -34 आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करवाई है। एंड आफ्टर दैट नीचे मोमेंटम पुट करना है 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। एनर्जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इसको फिर से मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है एंड दिस विल कम आउट 3.88 इंटू 10⁻10 मीटर्स, यानी कि 3.88 एंगस्ट्रॉम्स, ये इसकी वैल्यू आ गई। एंड क्लियर कट वेवलेंथ देखिए किसकी छोटी है, इलेक्ट्रॉन की। सो लैम्डा ई इज लेस देन लैम्डा पी। सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो जब भी फोटोन की बात करें तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू रहेगा और आपको वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकालनी है फोटोन की। और बाकी सारे मटेरियल पार्टिकल्स के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे दिस वन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये पूछ लिया जाए फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। कोई भी 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। देखिए कैलकुलेट, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, कैलकुलेट the wavelength of 1 kilogram object moving with speed 1 meter per second। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डी ब्रॉयस कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, गिवन मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकेंड यूजिंग डी ब्रॉयस कॉन्सेप्ट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं। यू विल राइट h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 1 इंटू 1 मीटर। सो 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर्स विल बी योर आंसर। सो इन दिस वे आप लोग डी ब्रॉयस कॉन्सेप्ट की किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।